नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिंधु सभ्यता के बारे में बताने वाला हूँ। सिंधु सभ्यता में जो दो मुख्य सेंटर हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, वो भी बताऊँगा। बट सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हो सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सिंधु से 2 पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो पॉइंट है कि इसकी जितने भी सेंटर हैं उनसे क्या क्या प्राप्त हुआ है या उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो सेंटर कहाँ पर है। दूसरा जो है सिंधु की जो मेन विशेषताएं हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चन आते हैं। सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जितने इसमें पॉइंट आ जाएंगे उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो केंद्र जो है, आज मैं 2 केंद्र को बताऊंगा, उसके अलावा जो है सिंधु के जितने भी पॉइंट हैं वो सारे मैं बताऊंगा। तो आप सब लोग ध्यान से वीडियो देखिए, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को भी लाइक करिए। तो सिंधु में जो सभ्यता है, इतने पॉइंट मैं क्लियर कराऊंगा आज। जैसे पहला पॉइंट है नाम, दूसरा जो है बहुत सारे समय हैं इसके, व्यापार जो है, सामाजिक जीवन कैसा है, लिपि क्या है, भाषा कैसी है, नगर योजना क्या है और मोहरें, ठीक है। इतने जो पॉइंट हैं 8 पॉइंट, इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि बहुत सारे नाम हैं सिंधु के, बहुत सारा समय है, व्यापार कैसे कैसे होता था, ठीक है, वहाँ का जीवन रहन सहन कैसा था। तो ये सब जितने भी पॉइंट हैं सबको मैं क्लियर कराऊंगा। तो आप लोग देखिए वीडियो, ठीक है। अगर स्टार्टिंग करेंगे तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो नाम, यानी कि नेम, ठीक है। सिंधु के बहुत सारे अलग अलग नामों से सिंधु को जाना जाता है, सिंधु सभ्यता को। तो पहला तो ये नाम है कि आप जिस नाम से सभी लोग जानते हैं, सिंधु, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया कि सिंधु सभ्यता। ये रीज़न भी जानते चलेंगे सिंधु सभ्यता क्यों बोलते हैं। तो जो नदी थी वहाँ पे, ठीक है, वो थी सिंधु। सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। पहला परिभाषा ये हो गया जो कि विख्यात है, सबसे ज़्यादा जो नाम है। दूसरा जो इसका नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अगर सर्च करेंगे गूगल या कहीं पर भी तो हड़प्पा सिविलाइजेशन आएगा, यानी कि वो सिंधु सभ्यता की ही बात कर रहा है। तो क्योंकि ये सबसे पहले खोजा गया सेंटर था हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं कि हड़प्पा जो था उसका उत्खनन सबसे पहले हुआ था, सबसे पहले उत्खनन होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड इसका जो नाम होगा वो है कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता मतलब यहाँ पर कांस्य से भी रिलेटेड चीज़ें मिली हैं। सबसे फेमस जो है वो तो नर्तकी की मूर्ति आपको पता ही है। तो ऐसे याद रखेंगे कि कांस्य धातु के प्रमाण इस सभ्यता से मिलने के कारण इस सभ्यता का नाम कांस्य युगीन सभ्यता पड़ा, ठीक है। थर्ड, फोर्थ नाम पर आएंगे जो 5वां है, तो वो है पकाई गई मिट्टी के ईंटों की सभ्यता, ठीक है। पकाई ईंटों की सभ्यता, ऐसे शॉर्ट में याद रखेंगे। तो पकाई ईंटों की सभ्यता से ये याद रखेंगे कि यहाँ पर जो भवन थे वो पकाई गई मिट्टी के ईंटों से बने थे, ठीक है। तो इसको इसलिए पकाई गई मिट्टी के ईंटों की सभ्यता भी लिख कर आता है कहीं पर, तो ये भी एक नाम है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वो है नगरीय सभ्यता, ठीक है। जो नगरीय सभ्यता इसलिए इसको बोलते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो नगर नियोजन प्रमुख होने के कारण इसको नगरीय सभ्यता कहते हैं, ठीक है। जैसे आजकल के समय में लोग रहते हैं शहरों में, वैसे ही वो पूरा विकसित था जहाँ पर ये लोग रहते थे। सारी चीज़ें, चाहे वो सड़क हो या नाली हो या पानी निकलने की व्यवस्था हो या पानी पीने की व्यवस्था हो, तो सब जो चीज़ें थी वो पूरी व्यवस्थित थी। तो इसलिए इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कम से कम ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि आपको सिंधु सभ्यता ही देगा, और इसके स्थान पर ये सारे नाम दे सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता पहला नाम है क्योंकि इसका विकास सिंधु नदी के किनारे पर हुआ था, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता बोलते हैं। दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा का उत्खनन सर्वप्रथम हुआ था, इसलिए उसी के नाम पर इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं।
तीसरा जो है इस सभ्यता से कांस्य के भी प्रमाण मिले हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। और चौथा है पकाई गई मिट्टी के ईंटों की सभ्यता। यहाँ पर जितने भी घर बने थे वो पकाई गई ईंटों से बने थे, तो इसलिए वहाँ से रिलेट करके इसको पकाई ईंटों की सभ्यता भी कहते हैं। पांचवा है कि यहाँ पर जो रहन सहन था वो पूर्ण रूप से नगरीय था, ठीक है, तो इसलिए इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। तो 5 नाम जो है हम याद रखेंगे सिंधु सभ्यता से रिलेटेड, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये सिंधु की जगह कांस्ययुगीन सभ्यता भी दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कुछ भी देगा इसमें से तो वो बात करेगा सिंधु सभ्यता की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आएंगे। तो सेकंड पॉइंट है समय यानी कि टाइम। तो सिंधु सभ्यता का अधिकांशतः जो अगर देखेंगे मेन जो NCERT के अकॉर्डिंग टाइम है, अगर क्योंकि ये हमको प्रूफ देना रहता है अगर क्लेम करना रहेगा क्वेश्चन पे, तो बुक में अगर टाइमिंग देखेंगे NCERT के अनुसार तो जो टाइमिंग है वो है 2500 से 1800, ठीक है, BC। तो 2500 से 1800 BC ये है NCERT के अकॉर्डिंग टाइमिंग, ठीक है। उसके बाद दूसरा अगर देखेंगे तो जैसे किसी भी प्राचीन वस्तु का या प्राचीन चीज़ों का जो समय निकाला जाता है उसको बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है। जो भी हम कुछ भी जो पुराना है उसका अगर हमको जो हम समय याद रखते हैं कि ये चीज़ें इस समय की हैं, तो वो जो समय हमको मिलता है वो समय है रेडियो कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग, तो उसको शॉर्ट में बोलते हैं C14, ठीक है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग जो टाइमिंग है सिंधु सभ्यता का वो है 2350 से 1750 BC, ठीक। ये 2 टाइमिंग हमको सबसे ज़रूरी है याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये 2 टाइमिंग सबसे ज़्यादा पूछता है और यही सही कराता है हमेशा। बहुत सारे जो विद्वान हैं वो भी बाद में आएंगे और बहुत सारा उन्होंने अध्ययन वगैरह किया है और अपना अपना अलग अलग टाइमिंग दिया है। जैसे सर जॉन मार्शल हैं या फिर अलग जो लोग हैं उन्होंने अलग अलग टाइमिंग दिया है। माधव स्वरूप वत्स हैं, ठीक है, सर जॉन मार्शल हैं, मार्टिन व्हीलर हैं, तो बट ये हमको ये 2 याद रखना है। एक NCERT के अकॉर्डिंग 2500 से 1800 BC है और रेडियो कार्बन डेटिंग यानी कि C14 के अकॉर्डिंग 2350 से 1750, ठीक है। ये सबसे ज़रूरी है, ये 2 हमको टाइमिंग याद रखना है। थर्ड पॉइंट पर आएंगे तो ये है व्यापार, ठीक है। व्यापार जो था या यूँ कहें कि सिंधु सभ्यता का जो विकास था वो उसकी जो डेवलपमेंट हुई वो व्यापार के कारण ही हुआ, ठीक है। अब ये लोग कहाँ कहाँ से व्यापार करते थे, तो सबसे पहले तो मेसोपोटामिया है, ठीक है, मेसोपोटामिया हो जाएगा। उसके बाद सुमेर है, ठीक है, सुमेर सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, यहाँ से ये लोग व्यापार करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो व्यापार में ये लोग बहुत सारे जगह से अलग अलग चीज़ें मंगाते थे, ठीक है। जैसे कि अगर निर्यात में देखेंगे, ठीक है, तो ये गेहूँ जौ मटर जो है ये सारी जो वस्तुएं थी उसका निर्यात करते थे, ठीक है। गेहूँ हो गया, मटर हो गया, जौ हो गया, ठीक है, और टेराकोटा की मूर्तियाँ भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों का ये करते थे निर्यात, ठीक है। आयात निर्यात तो पता ही होगा आपको। तो यहाँ पे और ये जो व्यापार था वो कैसे किया जाता था, तो समुद्री मार्गों द्वारा, ठीक है, समुद्री मार्ग। उस समय एरोप्लेन तो था नहीं, ठीक है, तो जल मार्ग द्वारा या समुद्री मार्ग द्वारा ही ये जो व्यापार करते थे मेसोपोटामिया सुमेर से, निर्यात करते थे गेहूँ मटर जौ टेराकोटा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखेंगे। क्वेश्चन बहुत नॉर्मली पूछता है कि ये लोग व्यापार कहाँ से करते थे, तो मेसोपोटामिया या सुमेर, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या चीज़ें इधर से निर्यात करते थे, तो गेहूँ मटर जौ टेराकोटा की वस्तुएं, उसमें कपास की वस्तुएं, ठीक है। तो ये तो याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे सामाजिक जीवन, ठीक है। सामाजिक जीवन जो था मैंने बताया स्टार्टिंग में कि नगर नियोजन था, यहाँ पे पूरा एकदम अच्छी व्यवस्था थी सारी चीज़ों के लिए, जैसे आज के समय में शहरों में होता है, तो नगर नियोजन व्यवस्था थी, ठीक है।
अब यहाँ पे जो भी लोग रहते थे नगर नियोजन में, इनमें कहीं कहीं अगर बुक में देखेंगे तो कि रोड कितना होता था, तो 33 फीट चौड़ा होता था। ठीक है, अब यहाँ पे जो नगर थे वो 2 भागों में डिवाइड थे। ठीक है, 2 भागों में, तो जैसे पहला जो था वो दुर्ग टीला उसको बोलते थे। ठीक है, सेकंड जो था उसको सामान्य नगर टीला। ये 2 भाग में उनका जो पूरा नगर था वो डिवाइड था। अब दुर्ग टीला जो था, अब सामान्य नगर देखेंगे तो सामान्य नगर जो था, सबसे पहले सामान्य मतलब यहाँ पे आम जनता रहती थी। ठीक है, आम जनता निवास करती थी सामान्य नगर में। और ये इसका जो मुख्य मार्ग होता था वो पूर्व में होता था, इसका मार्ग। ठीक है, इस टीले का। ठीक, अब यहाँ पे ये जो सामान्य नगर जो था वो दीवारों से घिरा होता था। ठीक है, दीवार होती थी एक बड़ी, जिसका एक द्वार होता था मार्ग में, और यहाँ पे आम लोग रहते थे। ठीक, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा भी है कि रोड कितने चौड़े होते थे। ठीक है, तो रोड को मैं अभी बताता हूँ। पहले यहाँ पे दुर्ग टीला में इसी के अपोजिट देख लेंगे। दुर्ग टीला जो है यहाँ पे, ये सामान्य जो टीला था इससे 40-50 फीट ऊपर होता था, और यहाँ पे प्रशासनिक लोग रहते थे, यानी एक तरह से समझ सकते हैं आम भाषा में जो बड़े लोग होते थे वो रहते थे। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी लोग यहाँ पे रहते थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब जो हमारे सामान्य नगर था, जो सामान्य नगर में जो रोड होते थे, ठीक है, मान लेंगे ये मार्ग है, मुख्य मार्ग, तो इसकी जो माप बताई गई है वो 33 फीट। ठीक है, मुख्य मार्ग है ये। ठीक, अब मुख्य मार्ग से जो गलियां कटती थी, मान लेंगे ये नॉर्मल गली कट गई, ये हमारा मुख्य मार्ग है। ठीक है, मुख्य मार्ग, और ये जो गली कटी है, अभी इस गली की जो माप बताई गई है वो 9 से लेकर 12 फीट। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये जो दूरी है वो 9 से 12 फीट, और ये है गली। ठीक है, अब ये गली के आगे जो है अर्ध गलियाँ जो कटती थी, ये मानेंगे अर्ध गली है, तो अर्ध गलियों की जो माप होती थी वो 4 से 6 फीट। ठीक है, तो मुख्य मार्ग की जो चौड़ाई है वो 33 फीट, मुख्य मार्ग से जो गली कटती है उसकी जो चौड़ाई है 9 से 12 फीट, और गलियों से जो अर्ध गलियाँ कटती हैं उसकी जो चौड़ाई है 4 से 6 फीट। तो ये 3 आप याद रखेंगे। अब ये अर्ध गली आगे जाके बंद हो जाती थी। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। मुख्य मार्ग 33 फीट, गली 9 से 12 फीट, और अर्ध गलियाँ 4 से 6 फीट। ये है सामान्य नगर में जो मार्ग है उसका चौड़ाई। ठीक है, तो ये थोड़ा आप याद रखिएगा। इसके बाद आएंगे सैंधव सभ्यता की जो लिपि है बहुत प्राचीन मानी जाती है। ठीक है, इसका संबंध जो है ब्राह्मी लिपि से भी माना जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसका संबंध किस लिपि से मानते हैं, तो ब्राह्मी लिपि आप ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ने का प्रयास किया, 1923 में भी किया था, 25 में भी। ठीक है, बट अभी तक पूर्ण रूप से पढ़ी नहीं जा सकती है, क्योंकि ये जो लिपि है वो चित्रात्मक है, पिक्टोग्राफ जो है वो याद रखेंगे, इसमें सिंबल्स का बहुत प्रयोग हुआ है। ठीक है, चित्रात्मक लिपि है। और कहीं कहीं अगर अदर कोई बुक देखेंगे, बहुत सारी जो बुक्स हैं उसमें लिखा है कि ये जो है इंडो आर्य से संबंधित है, ये जो भाषा है इंडो आर्य है, या फिर कहीं पर मिलेगा आपको कि ये द्रविड़ से संबंधित है। ठीक है, द्रविड़ परिवार से। तो बहुत सारे बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है इसकी लिपि से संबंधित, तो आप ये याद रख सकते हैं। कुछ बुक में ब्राह्मी लिपि से भी रिलेटेड दिया हुआ है। ये मूलतः जो है लिपि ये पिक्टोग्राफ है, चित्रात्मक लिपि है। इसको इंडो आर्य से संबंधित भी मानते हैं, और कहीं कहीं द्रविड़ परिवार से भी संबंधित ये लिपि मानी जाती है। ठीक है, अब इस लिपि में 400 चिन्ह हैं लगभग। ठीक है, एक दो बुक अगर देखेंगे तो उसमें कुछ लगभग 396
चिन्ह के बारे में बताया गया है, या फिर 350, बट 400 to 600 चिन्ह जो हैं अब तक डिफरेंट टाइप के इस लिपि में मिले हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि ये जो सिंधु सभ्यता की लिपि है इसका संबंध ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये जो है इंडो आर्य से संबंधित है या द्रविड़ परिवार से संबंधित है, और इस लिपि में 400 से 600 चिन्ह हैं। ठीक है, कुछ पुस्तकों में 396 या 356 चिन्ह भी देंगे, तो आप इतना याद रखेंगे। तो इतने चिन्ह हैं इसके बारे में। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मोहरे। तो सर्वाधिक मोहरे जो है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये देखेंगे सर्वाधिक मोहरे कहाँ से प्राप्त हैं, तो वो याद रखेंगे कि सर्वाधिक मोहरे जो है वो मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है सर्वाधिक मोहरे। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक जानकारी किससे मिलती है। ठीक है, सर्वाधिक जानकारी किससे मिलती है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहला ऑप्शन में देखेंगे उत्खनन। ठीक है, उत्खनन के साथ अगर उत्खनन ऑप्शन में नहीं है या फिर है भी तो मोहर या फिर मोहरे। ठीक है, सिंधु सभ्यता की जो सर्वाधिक जानकारी है, सबसे पहले तो उत्खनन होगा तभी सभ्यता के अवशेष मिलेंगे, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा मोहरे। ठीक है, सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक जानकारी किससे मिलती है, तो मोहरों से मिलती है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, मोहरों में बहुत सारे जो है फेमस मोहरे हैं यहाँ पे, उन सबको भी याद रखेंगे थोड़ा सा। और मोहरों में जो आकृतियाँ होती थी ये त्रिभुजाकार, ठीक है, आयताकार, ठीक, ऐसे विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स में होती थी। और सबसे ज़्यादा बनती किससे थी, तो वो याद रखेंगे सेल खड़ी। ठीक है, ताम्र मोहरे भी मिली हैं बट सेल खड़ी आप करेंगे एग्जाम। ठीक है, तो मोहरे जो है सर्वाधिक प्राप्त है मोहनजोदड़ो से, सर्वाधिक बनी है सेल खड़ी से। किसी सभ्यता की या सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक जानकारी जो मिली है वो उत्खनन और मोहरों से। ठीक है, मोहरे जो होती थी त्रिभुजाकार, आयताकार। इसके बाद अगर देखेंगे तो मोहरों को एक श्रृंगी बैल जो आकृति है वो मिली है, मोहरों पर बनी हुई एक श्रृंगी बैल है। ठीक है, इसके बाद एक कुकुदमान नाम का मोहर मिला है। ठीक है, कुकुदमान मोहर, ये भी आप याद रखिए। और पीपल वृक्ष का अंकन मिला है मोहरों पर। तो ये कुछ पॉइंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अब ये जो मोहरे हैं इनमें जैसे इनको जो सर जॉन मार्शल ने इनका अध्ययन किया था, इसके बारे में बताया था इन मोहरों के बारे में। तो सर जॉन मार्शल ने इसको एक नाम दिया था, नाम था ताबीज। ठीक है, यानी कि सिंधु सभ्यता की जो मोहरे हैं उनको सर जॉन मार्शल ने कौन सा नाम दिया था, तो उनको बोलते हैं वो ताबीज। ठीक है, तो ये आप इतनी चीजें थोड़ी सी याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जितने भी पॉइंट हो गए ये सारे स्टार्टिंग से अगर देखेंगे पॉइंट वाइज, तो जितने भी नाम थे सिंधु सभ्यता के वो हो गए। समय जो इम्पोर्टेंट है वो हो गया। व्यापार कहाँ से कैसे करते थे वो हो गया। इसके बाद जो उनका सामाजिक जीवन है, जो नगर नियोजन है वो हो गया। इसके बाद नगर नियोजन के बाद जो है जो उनकी लिपि थी उसके बारे में पिक्टोग्राफ है, चित्रात्मक। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है मोहरे। ठीक है, अब ये सिंधु सभ्यता की थोड़ी सी विशेषताएं थी। इसके बाद अगर अब हम जाएंगे तो जो सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख सेंटर हैं, पहला हड़प्पा और दूसरा जो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, इन दोनों सेंटर्स को हमको देखना है कि क्या इसमें विशेषताएं हैं, क्या कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सिलेबस देखेंगे टीजीटी यूपी का तो उसमें ये मेंशन किया हुआ है दो सेंटर्स के नाम, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का। ठीक है, तो इसलिए इनको कम से कम अच्छे से देख लेंगे दोनों सेंटर को। अब हड़प्पा के बारे में स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले जो हड़प्पा है, ठीक है, नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं कि हड़प्पा कहाँ पे स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन बहुत बार आया है।
नदी वहाँ पर कौन सी थी, किस नदी के किनारे पे है, तो रावी नदी के किनारे पर है। ठीक है। खोज किसने की है इसकी, हड़प्पा की। ठीक, तो खोज जो हुई है 1921 में दयाराम साहनी जी ने की है। तो ये तो हो गया एकदम नॉर्मल क्वेश्चन जो बहुत आ चुके हैं। ठीक है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। खोज कब हुई है, तो 1921 में दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की है। ठीक है, हड़प्पा की। अब हड़प्पा से जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लाइटली जो क्वेश्चन आ सकते हैं, वो अभी DSSB में जो क्वेश्चन आया था, अभी इसका एग्जाम भी आने वाला है, उसमें पूछा था पक्षी का पिंजरा कहाँ से प्राप्त है। ठीक है, पक्षी का पिंजरा, तो ये याद रखेंगे, ये है हड़प्पा। ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था, ये 22 क्वेश्चन आए थे, ये DSSB में एक ही जो चैप्टर है ये सिंधु से। ठीक है, एक ही पेपर में 22 क्वेश्चन। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था कि जो मिट्टी के बर्तन हैं वो किस विधि से बने हैं। ठीक है, या फिर मिट्टी के जो बर्तन हैं उस पर जो सजावट है वो किस रंग से करते थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ये पक्षी का पिंजरा कहाँ से प्राप्त है, तो हड़प्पा। मिट्टी के बर्तन पर सजावट कैसे करते थे, तो सबसे पहले तो जो मोहनजोदड़ो वाले हैं उसको काले रंग से रंगते थे पूरा, उसके ऊपर लाल रंग से सजावट करते थे। ठीक है। अब इसके बाद जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली हैं हड़प्पा से वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो आएगा वो है हमारा पुरुष धड़, यानी कि इसको बोलते हैं मेल टोर्सो। ठीक है। अब मेल टोर्सो जो है ये प्राप्त है हड़प्पा। पहला क्वेश्चन याद रखेंगे कहाँ से प्राप्त है, तो हड़प्पा से। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि ये किससे बना हुआ है, तो लाल बलुआ पत्थर से। ठीक है, रेड कलर का आपको दिख रहा होगा इमेज में, तो लाल बलुआ पत्थर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड जो क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी माप क्या है, तो इंच में देखेंगे तो 3.3 या फिर 3.4 इंच। ठीक है। सेंटीमीटर में जाएंगे, सेंटीमीटर से भी आजकल पूछ ही रहा है, तो 9.2 इंटू 5.8 इंटू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछेगा समय क्या है, तो 2500 BC इसका। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो पूछेगा कि अ, कहाँ पर संग्रहित है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन इससे आ सकते हैं मेल टोर्सो से। सबसे पहले मेल टोर्सो सिंधु सभ्यता के किस सेंटर से प्राप्त है, तो हड़प्पा। किससे बना हुआ है, तो लाल बलुआ पत्थर से। इसकी माप क्या है, तो 3.3 या 3.4 इंच में। सेंटीमीटर में 9.2 इंटू 5.8 इंटू 3 सेंटीमीटर में। और समय क्या है, तो 2500 BC। वर्तमान में कहाँ संग्रहित है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, ये इतना इसका बैकग्राउंड जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो है ये है मदर गॉडेस। ठीक है। अब यहाँ पे ये याद रखेंगे जो मातृ देवी की प्रतिमा है ये जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, दोनों ही जगहों से प्राप्त है। ठीक है, मातृ देवी। अब अगर केवी वगैरह की बात करेंगे, केवी का अगर सिलेबस ही देखेंगे तो उसमें जो है मोहनजोदड़ो से कराया है। ठीक है। अदर एग्जाम्स देखेंगे तो उसमें जो है हड़प्पा से कराया है। ठीक है, मदर गॉडेस, और मदर गॉडेस की बहुत सारी प्रतिमाएं मिली हैं, तो जो फेमस मानेंगे हम वो मोहनजोदड़ो का है। ठीक है, लेकिन बुक में जो है हड़प्पा दिया हुआ है, तो दोनों सेंटर ही आप थोड़ा ध्यान में रखिए। ठीक, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो जो एग्जामिनर है वो क्या सही कराएगा उसी पर डिपेंड है। ठीक है, उसमें हम लोग कुछ भी अभी जो एग्ज़ाम हुआ है KVS का उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है उल्टा सीधा सही करा दिया है। ठीक, तो यहाँ पे इसके लिए मदर गॉडेस के लिए मातृ देवी के लिए याद रखेंगे जो क्वेश्चन आएगा सबसे पहले ये कहाँ से प्राप्त है, तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, माध्यम क्या है, मीडियम सबसे इम्पोर्टेंट, तो टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा में। सेकेंड क्वेश्चन जो आएगा कि माप क्या है, तो 22 इंटू 8 इंटू 5, ये है सेंटीमीटर। ठीक है।
नेक्स्ट है समय क्या है, तो 2500 BC, ये इसका मुख्य समय है। संग्रहित कहाँ है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, ये कम से कम किसी भी स्कल्पचर के लिए इतना इसका पॉइंट आप याद करके रखेंगे कि अगर इससे नॉर्मली क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकें। ठीक है, इसके बाद जो देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जो डांसिंग टोर्सो है वो, ठीक है, इसको बोलते हैं पुरुष नर्तक। ठीक है, पुरुष नर्तक या फिर डांसिंग टोर्सो। अब ये जो डांसिंग टोर्सो है इसको नटराज भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर डांसिंग टोर्सो। ठीक है, पुरुष नर्तक, नटराज या डांसिंग टोर्सो, ये कुछ नाम है इसके। अब ये जो है कहाँ से प्राप्त है, पहला क्वेश्चन, ये हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त है। सेकंड थिंग जो है इसकी टाइमिंग क्या है, तो 2500 BC। थर्ड जो क्वेश्चन है कि ये किससे बना हुआ है, तो घुमेला पत्थर है या फिर स्लेटी पत्थर। ठीक है, स्लेटी पत्थर से बना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इसकी माप क्या है, तो इसकी जो माप है वो 3.7 या फिर 3.8 इंच में। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में इसकी माप देखेंगे तो सेंटीमीटर में कहीं कहीं दिया है, कहीं कहीं नहीं दिया है। ठीक है, सेंटीमीटर में अधिकांशतः जो केवी के सिलेबस वगैरह में दिया है वो मेल टोर्सो का ही है, तो इसका यही याद रखिए, 3.7 3.8 इंच। ठीक है, तो ये है पुरुष नर्तक या फिर नटराज या फिर डांसिंग टोर्सो, इसको बोलते हैं। हड़प्पा से प्राप्त है, 2500 BC टाइमिंग है, घुमेला स्लेटी पत्थर से बना हुआ है। 3.7 या 3.8 इसकी जो है वो माप है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है इसमें, नेक्स्ट ये यूनिकॉर्न सील है, ये बहुत फेमस है। ठीक है, इम्प्रेशन इसका ये है, और ये जो है मेन सील है। ठीक है, इमेज में दिख रहा होगा आपको। तो ये जो मीच के बारे में ये याद रखेंगे, इसको एक सिंह की मुहर भी बोलते हैं, एक सिंघी, या फिर इंग्लिश में यूनिकॉर्न भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये कहाँ से प्राप्त है, तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये थोड़ा आप याद रखिएगा। तो इतनी चीजें प्राप्त हैं। तो हड़प्पा से इतनी चीजें प्राप्त है, आप सब अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ये सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सारे सब कुछ। ठीक, अब हड़प्पा के बाद जो चलेंगे, जो सेकंड सेंटर हमारा है वो हम मोहनजोदाड़ो। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो है ये हमारा दूसरा से है फेमस केंद्र जो है। और हड़प्पा के या फिर सिंधु सभ्यता के कहें कि जितने भी सेक्टर हैं वो सारे मैं कराऊंगा, बट आज जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही रहेंगे। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के बारे में ये देखेंगे कि मोहनजोदड़ो का सबसे पहले स्टार्टिंग, तो ये स्थान किस स्थान पर है, तो ये भी पाकिस्तान में ही है। ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी के किनारे है, तो नदी जो है वहाँ पे है, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, इजली हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी खोज किसने की है, तो खोज जो हुई है वो 1922 में की है, राखाल दास बनर्जी ने। ठीक, राखाल दास बनर्जी। तो ये नॉर्मल चीजें याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, और नदी जो है सिंधु है, खोज जो हुई है 1922 में, राखीलाल बनर्जी जी ने खोज की। ठीक है, अब आएंगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं इससे वो, तो सबसे पहले इससे पूछा है कि ब्रॉन्ज बफेलो। ठीक है, ब्रॉन्ज बफेलो जो है, कांस का भैंसा जो है वो कहाँ से प्राप्त है। ठीक, तो हो गया मोहनजोदड़ो, पहला ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में आया है। ठीक है, इसके बाद
कांस्य की नर्तकी तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा फेमस है, तो नर्तकी यहाँ से, अभी नर्तकी के बारे में सारा पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से स्नानागार प्राप्त है, ठीक है, जो फेमस चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आया था कि बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ, बाढ़ से, ठीक है, ये भी DSSB का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन जो सही कराया था उसमें 7 से अधिक बार, ठीक है। क्वेश्चन था कि बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ, तो ऑप्शन जो सही कराया था 7 से अधिक बार, ठीक है। इसके बाद मूर्तियों पर ही सीधे चलेंगे, जो मूर्तियाँ इंपॉर्टेंट है उनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो देखेंगे सारे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मोहनजोदड़ो की सबसे फेमस प्रतिमा है वो है डांसिंग गर्ल, ठीक है, यानी कि नर्तकी, नर्तकी की प्रतिमा, ठीक है। अब इसका देखेंगे, पहला पॉइंट जो क्वेश्चन आया कहाँ से प्राप्त है, तो पहला यही हो गया मोहनजोदड़ो से। दूसरा माध्यम क्या है, ठीक है, किस मीडियम में बनी है, तो ये याद रखेंगे, कांस्य में बनी है। समय क्या है, तो 2500 BC, ठीक है। किस विधि से बनी है, ठीक है, तो विधि जो है वो है लास्ट वैक्स प्रोसेस, ठीक है, यानी किसी को हिंदी में बोलते हैं मधुचिस्ट, मधुचिस्ट, ठीक है, या फिर सिरेपुर, ठीक है। तो ये इसके बनने की विधि हो गई। इसकी माप पर आएंगे तो माप जो इसकी है इंच में 4.5 इंच, ठीक है। सेंटीमीटर में जो देखेंगे तो 9 सेंटीमीटर, ठीक है। संपूर्ण माप अगर देखेंगे तो 10.25 इंटू 5 इंटू 2.5, ठीक है, ये है संपूर्ण माप सेंटीमीटर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा संग्रहित कहाँ है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद होना ही चाहिए नर्तकी के बारे में। नर्तकी कहाँ से प्राप्त है, मोहनजोदड़ो। माध्यम क्या है, कांस्य में है। समय क्या है, 2500 BC। विधि कौन सी है, तो लास्ट वैक्स प्रोसेस या फिर मधुचिष्ट विधि। इंच में माप क्या है, तो 4.5 इंच। सेंटीमीटर में 9 सेंटीमीटर। संपूर्ण माप क्या है, 10.25 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आपको माप याद रखना है, ये जो नर्तकी की प्रतिमा है उसकी, ठीक है। ये पूरा आपको कम से कम याद होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है त्रिफुलिया योगी, ठीक है। इसका नाम है त्रिफुलिया योगी, या फिर बहुत सारे एग्जाम में इसको बाबा भी दिया हुआ है, ठीक है, बाबा की प्रतिमा। तो ये आप याद रखेंगे। अब त्रिफुलिया योगी के बारे में देखेंगे तो पहली चीज है कहाँ से प्राप्त है, तो मोहनजोदड़ो, ठीक है। सेकंड जो थिंग है कि ये किससे बनी हुई है, तो चूना पत्थर है, ठीक है, चूना पत्थर या सेल खड़ी, ठीक है, ये याद रखेंगे। थर्ड पॉइंट जो है इसकी माप क्या है, तो माप जो है वो है 18x11x8, संपूर्ण माप है ये, ठीक। ये कम से कम ये 3 चीजें आपको याद रखनी है कि त्रिफुलिया योगी जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, चूना पत्थर या सेलखड़ी से निर्मित है। माप जो है 18x11x8 सेंटीमीटर है। इससे एक क्वेश्चन आया था, पूछा था कि इसकी संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, तो 17.5, ये करेक्ट आंसर है इसकी ऊंचाई। ये आ चुका है क्वेश्चन, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि त्रिफुलिया योगी की प्रतिमा की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, तो 17.5 करेंगे आप, ठीक है। इतना याद रखिए सब। इसके बाद जो है अगला जो है वो है मृदभांड, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है मृदभांड के बारे में। तो मृदभांड जो है ये ये जो पाया जाता, जो सबसे फेमस है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त। और ये इसको जब आग में पकाया गया, आग में पकाने के बाद इसको जो है काले रंग से रंगा गया,
ठीक है। काले रंग से रंगने के बाद जो है जो ये चित्रण कार्य हुआ है इसको बोलते हैं, इस पर वनस्पतियों के और जो चित्र मिले हैं वो ज्यामिति है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसको आग में पकाने के बाद इस मिट्टी के पात्र को काले रंग से रंगा गया था। ठीक है, इस पर बने हुए चित्र जो आपको दिख रहे हैं ये वनस्पतियों और ज्यामितीय आकृतियों के हैं। ठीक है, इसमें दिख रहा होगा ज्यामितीय आकृति। वैसे तो ये नॉर्मल है, लेकिन इसको जो है यहीं से स्टार्ट माना जाता है अब्स्ट्रैक्ट आर्ट का। ठीक है, अमूर्तीकरण जिसको बोलते हैं। अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ गया बट यहाँ जो पात्र है उससे, कि अमूर्तीकरण की प्रवृत्ति कहाँ के बर्तनों में दिखाई देती है, तो वो सिंधु सभ्यता के बर्तनों में या मोहनजोदड़ो करेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं मोहनजोदड़ो से रिलेटेड। डांसिंग गर्ल को पूरा अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, त्रिफुलिया योगी को याद रख लीजिए, बर्तन जो है वो याद रख लीजिए। ये सारे पॉइंट आप पूरा रिवाइज करके रखिए अच्छे से। बाकी सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल हैं वो सारे मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी आप जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो, इन दोनों सेंटरों को अच्छे से याद रख लीजिए। बाकी मैंने सिंधु की जो भी पॉइंट वाइज विशेषताएं बताई हैं वो भी याद रखिए। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।